सभी को नमस्कार। आज हम गृह व्यवस्था के प्रेरक तत्व लक्ष्य पर चर्चा करने जा रहे हैं। कल हमने मूल्यों पर चर्चा की थी और आज हम लक्ष्य को देखते हैं। लक्ष्य की चर्चा करने के पहले मैं थोड़ा सा लक्ष्य के बारे में बताना चाहती हूँ कि लक्ष्य जो है पारिवारिक जीवन में सुख, आनंद, आराम और संतोष प्राप्त करने के लिए हमें लक्ष्य बनाना अति आवश्यक होता है। लक्ष्य प्रबंधन प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण कारक है। लक्ष्य वे इच्छाएं हैं जिसके लिए व्यक्ति और परिवार काम करने के तैयार रहता है। ये मूल्यों से अधिक निश्चित और स्पष्ट होते हैं। इन्हें पूरा भी किया जाता है। ये मूर्त चीज़ें, वस्तुएं या छोर या उद्देश्य हैं। लक्ष्य को प्राप्त करना हमारा एक उद्देश्य है। वे एक पकड़ मूल्यों को साकार करने का एक विशिष्ट तरीका भी है। प्रत्येक परिवार प्रतिदिन लक्ष्यों का निर्माण करता है और रोज उसे पूरा करने की चेष्टा भी करता है। सामान्य अर्थों में जीवन के वे साध्य होते हैं जिन्हें प्राप्त करने के लिए व्यक्ति या परिवार क्या होता है, प्रयत्नशील रहता है। लक्ष्यों का निर्माण व्यक्ति की इच्छाओं, जीवन मूल्यों, दार्शनिक विचारधाराओं और अभिवृत्तियों के द्वारा किया जाता है। ठीक है, इसके बाद हम थोड़ी सी इनकी परिभाषाओं को देखते हैं। तो सर्वप्रथम हम निकल एंड डॉर्सी की परिभाषा देखते हैं। लक्ष्य वे अंतिम बिंदु है जिन्हें प्राप्त करने हेतु व्यक्ति या परिवार कार्य करने की इच्छा रखता है, या यूँ कह सकते हैं लक्ष्य किसी उद्देश्य, स्थिति या किसी ऐसी चीज़ के रूप में भी परिभाषित किया जा सकता है जिसे आप किसी भी अवधि या समय में प्राप्त करना या पूर्ण करना चाहते हैं। लक्ष्य वे चीज़ें हैं जिन्हें परिवार या व्यक्ति पूरा करने या प्राप्त करने का प्रयास भी करता है। लक्ष्य दीर्घकालीन हो सकते हैं, लघुकालीन हो सकते हैं या मध्यवर्ती भी हो सकते हैं। ठीक है, अब हम लक्ष्य क्या हैं इनको देखने के बाद हम आते हैं लक्ष्य कितने प्रकार के होते हैं। तो लक्ष्यों को हम वर्गीकृत कई प्रकार से कर सकते हैं। सर्वप्रथम हम समूहों की संख्या के आधार पर लक्ष्यों का वर्गीकरण करेंगे। तो इसमें सर्वप्रथम हम व्यक्तिगत लक्ष्यों को लेते हैं। तो व्यक्तिगत लक्ष्य वे लक्ष्य होते हैं जो एक व्यक्ति द्वारा स्वयं के लिए निर्मित किए जाते हैं या स्थापित किए जाते हैं। ये उनके अपने मूल्यों पर आधारित होते हैं। वह अपनी उपलब्धि के लिए वह प्रयासरत भी रहता है और खुद ही को इन लक्ष्यों से संतुष्टि भी प्राप्त कराता है। जैसे कि उदाहरण जैसा हम देख लो कि परीक्षा में हमें 80% या 70% अंक प्राप्त करना है। ये हमने किसके लिए किया, स्वयं के लिए किया और स्वयं को इसके लिए प्रयत्नरत भी रखा है। दूसरा होता है समूह लक्ष्य। ये लक्ष्य क्या होते हैं, समूह द्वारा स्थापित किए जाते हैं। ये समूह के सदस्यों की कुछ सामान्य मूल्यों और हितों पर आधारित होते हैं। उदाहरण के लिए SSLC की परीक्षा में कक्षा में 100% परिणाम की उपलब्धि, ये पूरे कक्षा के लिए मूल्य था, इसलिए ये क्या कहलाया, समूह लक्ष्य कहलाया। अब लक्ष्यों का वर्गीकरण हम अवधि के आधार पर करते हैं। तो हम इसे ये कह सकते हैं लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए अवधि के अनुसार वर्गीकरण। जीवन भर प्रत्येक व्यक्ति, परिवार या प्रत्येक परिवार हमेशा कुछ लक्ष्यों की तलाश में रहता है। उपलब्धि की अवधि के अनुसार लक्ष्यों को अल्पकालीन भी बनाता है, मध्यकालीन भी बनाता है, ये मध्यवर्ती लक्ष्य भी बनाता है और दीर्घकालीन लक्ष्यों के रूप में भी उसे वर्गीकृत किया जा सकता है। तो हम सर्वप्रथम अल्पकालीन लक्ष्यों की ओर चर्चा करते हैं। अल्पकालीन लक्ष्य में जो लक्ष्य प्राप्त करने की अवधि होती है वह बहुत कम होती है। उदाहरण के लिए अध्ययन के पाठ्यक्रम को सफलतापूर्ण पूर्ण करना, क्योंकि निकट भविष्य में इस लक्ष्य की प्राप्ति का अनुमान लगाया दिया जाता है और इन लक्ष्यों की प्राप्ति में कम से कम 6 महीने या 1 वर्ष की अवधि
शामिल होती है। अतः कम अवधि के जो लक्ष्य होते हैं उन्हें हम अल्पकालीन लक्ष्य कहते हैं। मध्यवर्ती लक्ष्य, इसे इंटरमीडिएट लक्ष्य भी कहते हैं, और ये कुछ नहीं बल्कि लघु अवधि और दीर्घकालीन अवधि के मध्य का लक्ष्य होते हैं, और इनके पास निश्चित विशेषताएं होती है जिनसे वह अपने जीवन समय में एक उद्देश्य की प्राप्ति करते हैं। मध्यवर्ती लक्ष्य में जो शामिल लक्ष्य है उसमें समय अवधि अल्पकालीन लक्ष्यों की तुलना में अधिक होती है और दीर्घकालीन लक्ष्यों की तुलना में कम होती है। इन लक्ष्यों की प्राप्ति को कुछ महीनों या कुछ वर्षों में नाप सकते हैं। जैसे परीक्षा के लिए आपने स्नातक की पढ़ाई की और ये एक लक्ष्य है आपका, और इसको आपने कुछ वर्षों की ही आवश्यकता होती है और उसमें आप प्राप्त कर लेते हैं। और अब आते हैं हम दीर्घकालीन लक्ष्य। दीर्घकालीन लक्ष्य जो होते हैं इन्हें प्राप्त करने की जो अवधि होती है वह अधिक होती है। वर्गीकरण अन्य दो से ये अलग है। समय अवधि के संबंध में विशिष्टता की डिग्री और प्राप्ति में शामिल सक्रिय इम्प्लांटेशन की सीमा, मतलब दीर्घकालीन लक्ष्य वे लक्ष्य होते हैं जो अपने दूर के भविष्य के लिए निर्धारित करते हैं और लंबे समय में पूर्ण करते हैं। दीर्घकालीन लक्ष्य में एक या दो लक्ष्य भी या एक से अधिक लक्ष्य भी शामिल हो सकते हैं। चुने हुए समर्थन में एक अच्छी नौकरी प्राप्त करना, शादी करना, घर बनाना, खेत का मालिक होना, ये सब क्या होते हैं? दीर्घकालीन लक्ष्य होते हैं। अब अपने लक्ष्य क्या हैं ये देख लिए, लक्ष्य कितने प्रकार के होते हैं ये भी देख लिया। अब हम ये देखना चाहेंगे कि लक्ष्य में आखिर विशेषताएं क्या क्या होती हैं, तो उसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगी। तो जब हम लक्ष्य की विशेषताएं देखते हैं तो लक्ष्य एक सतत चलने वाली एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। जैसे ही एक लक्ष्य की पूर्ति होती है हम दूसरे लक्ष्य का निर्माण स्वतः ही कर लेते हैं तथा व्यक्ति या परिवार उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए क्या हो जाता है? प्रयत्नशील भी हो जाता है। साथ ही में लक्ष्य जो होते हैं समय पे आधारित होते हैं। जैसे कुछ लक्ष्य तात्कालिक हुए या अल्पकालीन हुए, कुछ लक्ष्यों को हम जो तात्कालिक या अल्पकालीन है हम उसी समय उसे पूरा करते हैं। जैसे बस या ट्रेन में सफ़र करना है, उसके लिए टिकट लेना है, तो ये हमारा तात्कालीन या अल्पकालीन लक्ष्य हुआ। इसी तरह कुछ लक्ष्य जो होते हैं दीर्घकालीन या लक्ष्य होते हैं, जैसे हम कहेंगे मकान बनाना, उसके लिए हम पैसों जो इकट्ठे करते हैं वह जो हुए वो मध्यकालीन लक्ष्य हुआ। इसी तरह लक्ष्य होते हैं वह परिवर्तनशील भी होते हैं। एक समय में एक लक्ष्य हमारा था कि हम आज इस चीज़ को बनाएंगे, लेकिन हमारा कल इच्छा हुई कि नहीं हम, या थोड़ी ही देर बाद हमारी मानसिकता चेंज हो गई या हमारी इच्छाएं चेंज हो गई, तो हम उस लक्ष्य में परिवर्तन कर लेते हैं। इस तरह व्यक्ति की इच्छा, रुचि, मूल्य और दार्शनिक विचारधाराओं और अभिवृत्तियों में अगर परिवर्तन हो जाता है तो लक्ष्य भी क्या होते हैं? परिवर्तन हो जाते हैं। हाँ, कुछ लक्ष्यों में परिवर्तन जो होता है वह धीमी गति से या धीरे धीरे भी होता है। लक्ष्यों की उत्पत्ति किससे होती है बच्चों? मूल्य से होती है। यदि एक व्यक्ति का मूल्य धार्मिक और शैक्षिक प्रवृत्ति का है तो वह अपने लक्ष्यों के निर्माण में धर्म और शिक्षा को प्राथमिकता देगा और इन्हीं लक्ष्यों को वह पहले पूरा करेगा। लक्ष्यों की उत्पत्ति जो है उससे, जैसा कि मैंने कहा, मूल्यों के द्वारा होता है और इसी कारण हम ये भी कह सकते हैं लक्ष्य जो है व्यक्तित्व के विकास में भी सहायक होते हैं। सुनियोजित लक्ष्य से व्यक्ति की इच्छाओं, रुचियों और अभिवृत्तियों और मूल्यों की पूर्ति होती है, जिससे उसे जीवन में सफलता प्राप्त होती है। परिणाम स्वरूप उसमें आत्मविश्वास, कर्तव्य के प्रति निष्ठा की भाव भी जागृत होते हैं। वह हमेशा नवीन लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु नई नई विधियों और तकनीकों को खोजता है। लक्ष्य जो होते हैं व्यक्तिगत और सामूहिक
दोनों ही प्रकार के होते हैं। लक्ष्य जो होते हैं इसकी प्रकृति कैसी होती है, गतिशील होती है। मतलब एक लक्ष्य हुआ पूरा, दूसरे की प्राप्ति हुई, तीसरे के बाद फिर चौथा, इस तरह एक के बाद एक लक्ष्यों का जो है वह निर्माण होता रहता है और इसका हमारे जो व्यक्तित्व है उस पर इसका प्रभाव भी पड़ता जाता है। अच्छा, लक्ष्य जो होते हैं व्यवहारवादी भी होते हैं और यथार्थवादी भी होते हैं। इन्हें प्राप्त करना भी संभव होता है। लक्ष्य जो होते हैं हमारे समाज के द्वारा प्रभावित होते हैं। समाज जिन मूल्यों को स्वीकारता है, जिन्हें वह महत्व देता है, व्यक्ति उन्हीं मूल्यों को स्वीकारते हुए अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए अग्रसर होता जाता है। अच्छा, लक्ष्य में हमारी आशा जुड़ी होती है। मतलब लक्ष्य के संबंध जो होता है वह आशा से भी होता है। वह लक्ष्य जिनकी प्राप्त होना मुश्किल होता है, हम उन लक्ष्यों को बनाना छोड़ देते हैं। उन्हीं लक्ष्यों का हम निर्माण करते हैं जिन्हें हमें प्राप्त करने की आशा होती है। उदाहरण के लिए एक व्यक्ति शहर में मकान खरीदना चाहता है परंतु उसके पास अर्थ नहीं है, तो इसके कारण क्या होगा, वह अभी मकान बनाने का जो विचार है वह त्याग देगा और वह क्या करेगा, गांव में या कस्बे में जहां उसके अर्थ के अनुसार ज़मीन मिलेगी वहां बनाने की सोचेगा और वहां बनाने का ही वह लक्ष्य बनाएगा। लक्ष्य जो होते हैं पारिवारिक जीवन चक्र में परिवर्तन होने पर इन लक्ष्यों में भी क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। जैसे परिवार का मुखिया का अगर आकस्मिक निर्धन हो जाए, कोई बीमारी हो जाए या कोई दुर्घटना हो जाए या बेरोजगारी हो जाए या फसल की बर्बादी हो जाए, इस तरह कई कारणों से व्यक्ति या परिवार के जो जीवन में एकदम परिवर्तन आ जाते हैं। ऐसी स्थिति में व्यक्ति या परिवार अपने आर्थिक लक्ष्यों को बदलना आवश्यक भी होता है और वह बदल भी देता है। इस तरह हमने आज लक्ष्यों को देखा, लक्ष्यों की परिभाषाओं पर चर्चा की, लक्ष्यों के प्रकारों पर चर्चा की, उनकी विशेषताओं को देखा। आपको समझ में आया? अगर आया है तो धन्यवाद।